Hello students, today we will start sixth lesson Judiciary. Judiciary means न्यायपालिका और इससे पहले हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ चुके हैं और हम जो शासन चलाते हैं उसमें इन तीनों का रोल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है, जुडिशरी का, लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव के बारे में जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, लॉज को एग्जीक्यूट करना, कानूनों को लागू करना। और जो लेजिस्लेचर होता है उसका मेन काम जो होता है वो होता है मेक द लॉज, कानूनों को बनाना। नेक्स्ट जो पार्ट आज हम पढ़ेंगे वो है जुडिशरी। जुडिशरी जो है इसका मीनिंग जैसे कि न्यायपालिका, इसका काम होता है न्याय देना या जो लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन मीन्स उनकी सुरक्षा करना। और जुडिशरी जो है इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों के जो राइट्स होते हैं उनको अगर सेव किया जाता है तो वो जुडिशरी के द्वारा ही किया जाता है और जुडिशरी ही उनको अच्छे ढंग से चला सकती है। लोगों को राइट्स तो दे दिए गए हैं लेकिन अगर जुडिशरी नहीं है डेमोक्रेसी में तो लोगों के राइट्स जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। अगर लोगों को राइट्स का सही ढंग से यूज करना है तो उसके लिए जुडिशरी जो है उसका होना जरूरी होता है। तो जुडिशरी जो है वो क्या काम करती है, जुडिशरी जो हमारे रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, उनको ठीक ढंग से चलाने में, उनकी प्रोटेक्शन में काम करती है। और जुडिशरी जो है वो लोगों के जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है। और इसके साथ क्या होता है कि जुडिशरी जो है वो लोगों पर कुछ अंकुश भी लगाती है। कैसे लगाती है, मान लीजिए हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है और राइट टू स्पीच दिया गया है, तो इसका मतलब हमें ये राइट नहीं मिला कि हम दूसरों को कुछ भी बोल देंगे। हमें राइट टू फ्रीडम जो दिया गया है और उसके अंडर जो हमने राइट टू स्पीच दिया है तो उसमें ये दिया गया है कि हम स्पीच की जो फ्रीडम है हमें वो तो मिली है, लेकिन ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से दूसरों को कुछ भी बोलते रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी दूसरे को कुछ बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, जुडिशरी जो है वो उसको देखती है। नेक्स्ट, हमें बहुत सारे राइट्स जो दिए गए हैं और उन राइट्स में हमें अपनी प्रोटेक्शन का राइट्स भी मिला हुआ है, लेकिन प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे आदमी को कोई भी नुकसान पहुंचा देंगे। तो उसके लिए भी जुडिशरी जो है उसको रोकती है। तो जुडिशरी जो है उसका डेमोक्रेसी में एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी होता क्या है? जुडिशरी मतलब मैंने बताया न्यायपालिका। तो व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच प्रोटेक्ट्स द लॉ। जुडिशरी जैसा कि मैंने बताया ये गवर्नमेंट की ही ब्रांच होती है। जैसे हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्लेचर, और थर्ड पार्ट जो है वो जुडिशरी ही होता है। तो जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच प्रोटेक्ट्स द लॉ। गवर्नमेंट की ऐसी ब्रांच होती है जो लॉज को प्रोटेक्ट करती है। एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। और लॉज को बनाने का काम कौन करता है? वो करता है लेजिस्लेचर। फिर आता है ड्यूटीज ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की ड्यूटी क्या बनती है? तो दे पनिश क्रिमिनल्स। सबसे पहले तो जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो उनको सजा देती है। क्रिमिनल्स कौन होते हैं? क्रिमिनल्स जो आदमी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या लॉज के अकॉर्डिंग काम नहीं करते उनको क्रिमिनल्स माना जाता है। और जुडिशरी का काम होता है क्रिमिनल्स को पनिश करना, सजा देना। नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट द लॉज इन द कंट्री। जुडिशरी का काम क्या होता है? कंट्री में लॉज को प्रोटेक्ट करना होता है, उनका रक्षक का काम वो करती है। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री। जुडिशरी जो है उसका मेन काम क्या होता है? कंट्री में
शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी जुडिशरी ही करती है। नेक्स्ट आता है टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। जुडिशरी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को टू गिव एडवाइसेस नीडेड फॉर द कंट्री, और वह कंट्री के लिए जो जरूरी सलाह है उसको भी प्रोवाइड कराती है या देती है। तो इस तरह से जो जुडिशरी है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, डेमोक्रेसी में। और अब हमने देखा कि जो जुडिशरी का मेन काम होता है, एक तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पनिश करना, देश में शांति सुरक्षा को बनाए रखना, और जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ऊपर से गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना। तो ये सारे काम हमारे जुडिशरी ही करती है। जुडिशरी इज आल्सो नोन एज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी माना जाता है, मीन्स संरक्षक माना जाता है, क्योंकि जो हमारे लॉज होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है वो कौन करती है, जुडिशरी ही करती है। उसके बाद आता है व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों होती है। इन एनी सोसाइटी देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। कोई भी सोसाइटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं और गवर्नमेंट के साथ भी होते हैं, यानी कि किसी भी आदमी का गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं। फिर क्या होता है, डू टू सॉल्व ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नीडेड। इन सभी कॉन्फ्लिक्ट का एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही समाधान कर सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी हो सकते हैं। तो इन सभी का कॉन्फ्लिक्ट्स का अगर सॉल्यूशन दिया जाता है तो वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही कर सकती है। उसके बाद आता है व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। इंडियन जुडिशरी हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। इंडियन जुडिशरी जो है वह काफी रिस्पॉन्सिबल होती है, एग्जीक्यूटिव के लिए भी, लेजिस्लेटिव के लिए भी। और जुडिशरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होती है। डेमोक्रेसी पीपल एंड शुड नॉट चीट देम। और वह जो लोकतांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और वह उनके साथ धोखा नहीं करती। यानी कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है वह उनके साथ धोखा नहीं करेगी। तो मीन्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वह हर तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है। वह एग्जीक्यूटिव के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और वह लेजिस्लेचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ तक कि जो डेमोक्रेटिक पीपल होते हैं, डेमोक्रेसी पीपल होते हैं, वो उनको भी कभी भी चीट नहीं करती। नेक्स्ट आता है हाउ इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोटेक्टेड। ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, किस तरह से बचाव करती है। तो पहले तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी में जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। जजेस ऑफ सब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पॉलिटिशियन हैव नो राइट टू अपॉइंट जजेस। और जितने भी हमारे राजनेता होते हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं होता है जजेस को अपॉइंट करने का। और ये भी नहीं होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी जजेस जो है वो अपॉइंट कर देगा। उसके लिए उसके पास जो जजेस बनने की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी होती है। मीन्स उसका
जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जजेस बनने के लिए उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास जो जुडिशरी से संबंधित या वकालत से संबंधित डिग्री डिप्लोमा जो भी होता है वो उसके पास से होना चाहिए, और उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि उसके पास 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह से वो किसी भी हाई कोर्ट में जजेस की पोस्ट पर उसने काम किया हो। तो पॉलिटिशियन जो है उसके पास जजेस को अपॉइंट करने का कोई भी राइट नहीं होता। फिर है टेन्योर। टेन्योर क्या है इसका? तो इसमें जजेस, टेन्योर जो होता है उसमें कार्यकाल शामिल होता है, टाइम पीरियड शामिल होता है। जजेस हैव ए फिक्स्ड टेन्योर, जजेस कैन कंटिन्यू इन देयर पोजीशन टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। इसमें जो जजेस हैं उनको चुनने का जो तरीका होता है वो ये नहीं होता कि उनको गवर्नमेंट की तरह या पॉलिटिशियंस की तरह 5 साल के लिए चुना जाता है। उनको जब भी चुना जाता है तो उनको अपनी रिटायरमेंट तक ही उस पोजीशन पर या उस पोस्ट पर बना रहना पड़ता है। यानी कि जजेस जो हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स से, तो 65 ईयर्स तक वो अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। ये नहीं होता कि भाई 5 साल के बाद उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। फिर है सैलरी। सैलरी जो होती है जजेस की, तो जजेस हैव हाई सैलरी, बाय दिस जजेस कैन बी रिमेन फ्रॉम करप्शन एंड मेक डिसीजंस जस्टिफिएबल। जजेस की जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा फिक्स की गई है। इसका रीजन क्या है कि जजेस जो है वो करप्ट ना हो, पैसे के लालच में आकर के कोई भी फैसला गलत ना सुनाए, या पैसे के लालच में आकर के वो जो भी हमारे लॉज हैं उनको वायलेट ना करे। इसलिए उनको जो इकोनॉमी की प्रॉफिट है उसको दूर रखने के लिए उनकी जो सैलरी है वो काफी अच्छी दी जाती है। और आजकल अगर सैलरी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो सैलरी होती है वो 2.8 लाख होती है, मीन्स 2,80,000 रुपए जो सैलरी है वो होती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट का जो जजेस होता है, जज होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जजेस होते हैं उनकी सैलरी जो होती है वो 2.5 लाख होती है। तो नेक्स्ट आता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी जो है वो अच्छी रखी जाती है, ताकि वो करप्ट ना हो और वो पैसे के लालच में आकर के कोई भी ऐसा फैसला ना सुनाए जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे लॉज को वायलेट होना पड़े। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। तो जजेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिटिसिज्म। जजेस को प्रोटेक्ट होना पड़ता है, करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म से, आलोचना से बचना पड़ता है। जुडिशरी हैव द राइट टू पनिश द पर्सन दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ ए कोर्ट। जो जुडिशरी होती है उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी पर्सन को सजा दे सकता है जिसको कोर्ट ने अपराधी घोषित किया है। The parliament should not discuss about the behavior of a judges। जो पार्लियामेंट होती है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए जजेस के बिहेवियर की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो है जिसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है या उसका जो दोष है वो कोर्ट ने साबित करके दिखा दिया है तो उसको सजा जो है वो दी जा सकती है। पार्लियामेंट जो है जजेस के बिहेवियर को डिस्कस नहीं करती। फिर है सेपरेटिंग जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट करके रखा हुआ है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अगर सेपरेट रखी जाएगी तभी काम कर सकती है। द मेन ड्यूटी डन बाय एग्जीक्यूटिव इज टू रूल द नेशन। जो मेन ड्यूटी होती है एग्जीक्यूटिव की वो क्या होती है? जो रूल होते हैं नेशन के उनको एग्जीक्यूट करना। सो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी, इसलिए उनको जुडिशरी से अलग करना पड़ता है।
तो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, जो रूल होते हैं नेशन के उनको एग्जीक्यूट करना। और इसलिए जो जुडिशरी है उसको उनसे अलग रखा जाता है। इफ एग्जीक्यूटिव गॉट द ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट जस्टिस, द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी शुड बी लॉस्ट। तो इसमें दिया गया है कि अगर एग्जीक्यूटिव को जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी दे दी जाती है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो आइडिया है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस की कंसल्टिंग के बाद ही उनको अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस शुड रिकमेंड नेम ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड इन कंसोलेशन विद फॉर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस होता है वो क्या करता है, उन्हीं जजेस के नाम रिकमेंड करता है जिनको मतलब फॉर जो मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं उनकी कंसल्टेशन के बाद ही उनको अपॉइंट करता है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेजियम। तो इसको कॉलेजियम बोला जाता है। इसमें जैसे फोर सीनियर मोस्ट जजेस क्या होते हैं, इनमें जो फोर जजेस होते हैं कोर्ट के, उसमें क्या होता है कि उनको फोर जजेस को जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, मान लीजिए फोर जजेस हैं उसमें सपोज कीजिए कि फोर जजेस हैं, ए बी सी और डी। तो ये फोर जजेस हैं, ए के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, बी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, सी के पास 12 साल का एक्सपीरियंस है और डी के पास 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इसमें क्या होगा कि जो 17 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको पहले जस्टिस जजेस चुना जाएगा, उसके बाद जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है उसको फिर उसके बाद चुना जाएगा, उसके बाद 12 ईयर्स को, उसके बाद 10 ईयर्स को। मीन्स क्या है कि उनकी सीनियरिटी के हिसाब से या उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जिसको जितने साल ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उन्हीं को जजेस जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होती है वो एक्सपीरियंस के बेस पर की जाती है। फिर आता है रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस को हटाया भी जा सकता है। तो उनको कैसे हटाया जा सकता है? इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। वैसे तो जजेस को हटाना बहुत मुश्किल होता है और उनकी एज 65 ईयर्स होती है रिटायरमेंट की, और 65 ईयर्स तक वो अपने पोस्ट पर बने रहते हैं। लेकिन उनको किस कंडीशन में हटाया जा सकता है? इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। एक तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करते हैं या उनको उसको कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तब हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, बाय मिसबिहेवियर। और अगर वो मिसबिहेव करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं किसी के साथ ही, तो भी उनको हटाया जा सकता है। इनएबिलिटी के केस में उनकी एबिलिटी जो है वो नहीं है तो भी उनको हटाया जा सकता है। फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस द स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड। जजेस को हटाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेस हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो होनी जरूरी होती है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की जो मेजॉरिटी होती है उसके बाद ही उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे ऊपर जो होता है कोर्ट वो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे जो होता है वो हाई कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट जो होता है ये स्टेट लेवल पर होता है। और हमारा जो पूरे कंट्री का एक जो कोर्ट होता है सबसे ऊपर, उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और हाई कोर्ट जो होते हैं ये एक स्टेट का एक होता है या एक से
अधिक स्टेट जो होते हैं उनका एक कोर्ट भी हो सकता है। जैसे हरियाणा और पंजाब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हरियाणा और पंजाब जो है उनका अपना एक ही हाई कोर्ट है, और दो से ज्यादा जो स्टेट्स हैं उनका भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, या ये मान सकते हैं कि जो छोटा होता है उसको लोअर कोर्ट बोला जाता है। वैसे तो हमारे कोर्ट कई तरह के होते हैं, जैसे क्रिमिनल कोर्ट होता है या फिर ये लोअर कोर्ट होता है। तो इस तरह से हमारे कोर्ट्स जो हैं वो और भी होते हैं, लेकिन मेनली हम थ्री टाइप से डिवाइड करते हैं इनको। सुप्रीम कोर्ट जो कि मतलब कंट्री लेवल पर काम करता है और पूरी कंट्री में एक ही होता है। एक हाई कोर्ट है जिसमें ये स्टेट वाइज होते हैं, या एक से ज्यादा जो स्टेट होते हैं उनका एक कोर्ट जो है वो हो सकता है। लोअर कोर्ट जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट वाज नोन एज ए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल विच इज एस्टेब्लिश्ड इन 1935। 1935 में कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। जब इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर ब्रिटिश जो थे उनके टाइम पर फेडरल कोर्ट जो था इंडिया का वो बनाया गया था। यानी मींस जो सुप्रीम कोर्ट आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था। तो संघीय न्यायालय जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये कब हुआ करता था? अंग्रेजों के टाइम पर हुआ करता था, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? 1935 में की गई थी। इसके बाद आता है इट वाज रीनेम्ड इनटू सुप्रीम कोर्ट ऑन 28 जैन 1950। इसका नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट रखा गया था। फेडरल जो कोर्ट था उसके बाद उसका नाम क्या रख दिया? सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था? 28 जनवरी 1950 को। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एग्जीक्यूट किया गया था? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जैन 1950 को एग्जीक्यूट किया गया था। There is no right for the judges to Supreme Court to establish a relation between ordinary people। कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उनके पास कोई भी ये राइट नहीं होता कि वो आम लोगों के साथ रिलेशन स्थापित करे या आम लोगों के साथ संबंध बनाए। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन टू बी ए जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये जो क्वालिफिकेशन दी गई है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में दी गई है। और एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और उनकी एज 65 इयर्स जो है वो बिलो होनी चाहिए। ही शुड हैव एक्सपीरियंस एज जज इन हाई कोर्ट फॉर 5 इयर्स, और उन्होंने किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज का काम किया हो। तो इस तरह से ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है। तो इस लेसन में आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। बाकी इसमें फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो आगे आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे काम करता है वो हम लेसन में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो में केवल इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।